कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड तब करता है जब हम क्या करते हैं, जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जाता है विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम। हमने ये डिस्कस किया था पहले भी। तो अगर ऐसा प्रोसेस किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा हो तभी वो केमिकल रिएक्शन आगे क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस हो सकते हैं। कैसे वो कंडीशन जनरेट होते हैं, वो कंडीशन जनरेट होते हैं उनके फैक्टर्स के थ्रू। डिफरेंट टाइप ऑफ हमने क्या देखा था, फैक्टर्स देखा था। और ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते थे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, या फिर लाइट हो सकती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उस केमिकल रिएक्शन का चेंज होना डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स, मींस डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस पर। और ये कंडीशंस उसके सिस्टम में जनरेट कौन करते हैं, ये सारे फैक्टर्स जनरेट करते हैं। ठीक है। मतलब फैक्टर्स अगर कम या ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन का रेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, और अगर रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड तब करती है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। ये बात हम जानते हैं। ठीक है। अब देखो, जो हमारा फैक्टर्स है, अगर मैंने फैक्टर्स को इन अवर सिस्टम, जिस सिस्टम में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस सिस्टम में जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं सभी को मैंने क्या किया, कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब जैसा सिस्टम है, जितने डिग्री का हमारा टेम्परेचर है, जितना प्रेशर है, उसके हिसाब से क्या होगा। कोई प्रॉब्लम है शॉर्ट तो बताइए। रिया, अपना माइक ऑफ करिए। हाँ, तो मैंने आपको ये बोला कि सिस्टम पे ये फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जितने भी फैक्टर्स थे मेरे, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, लाइट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सभी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो अगर उस कांस्टेंट कंडीशन पर या कांस्टेंट मीडियम पर होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। रिमझिम, आपको कोई प्रॉब्लम है? यस मैम, कैटलिस्ट का मतलब? रुकिए, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, जोर से बोलो। मैम कैटलिस्ट का मतलब? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे। यस मैम। हाँ, तो चलिए, सारे फैक्टर्स को क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। तो उस टाइम पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और इसका डिक्रीज होना हमको ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देखो, ये तब की बात की जा रही है जब सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन पर अफेक्ट कर सकते हैं, सभी के सभी चीजों को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर प्रेशर है, और किसी टाइप का उसमें कोई कैटलिस्ट नहीं है, सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लाइट का कंडीशन है वो भी नॉर्मल है।
ठीक है। इन सारे कंडीशंस पर जब हमने कोई केमिकल रिएक्शन कराया तो हमने ये देखा कि उसका जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है, सेम एज वो वैसे ही डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमारे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, वैसे भी रेट भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसको देखकर ये पता किया गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स जब केमिकल रिएक्शन पे अफेक्ट करते हैं तब किसी टाइप का कोई चेंजेस हमको क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन में अपीयर होता है, ठीक है। और वो इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू जब हम रखते हैं टेम्परेचर, प्रेशर या एनी अदर सब्सटेंस का या एनी अदर फैक्टर्स का, तो उस टाइम पर हम ये देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है। इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आर directly proportional to a concentration of reactant, concentration of reactant मतलब जो हमारा रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आया कब, जब हमने सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के देखा, ठीक है। बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया और इस कंक्लूजन को निकालने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, गुल्डबर्ग और वागे, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1867 पे एक क्वालिटेटिव रिलेशन बताया। देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं है, क्वांटिटी मतलब कितना कंसंट्रेशन, 1 मोल का, 2 मोल का, 0.5 मोल का, मतलब एक क्वांटिटी की बात की जाएगी तो उसके लिए आपको एक अलग लेवल पर कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी की बात की जा रही है, मतलब कैरेक्टर के बेसिस पे दोनों को रिलेट किया गया, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन को। और उसके बाद बहुत सारे केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो भी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी रिलेशन को आगे चल के क्या बोला गया, लॉ ऑफ मास एक्शन बोला गया, जिसके बारे में किन्होंने बताया था, गुल्डबर्ग और वागे ने, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को बेस बनाते हुए इस थ्योरी को गिव किया था, जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से जानते हैं। मींस लॉ ऑफ मास एक्शन हमको क्या बताता है, जो का कंसंट्रेशन है और रेट ऑफ रिएक्शन है रिलेशन को बताता है। तो कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि मैंने ए मोल ऑफ कैपिटल ए कोई प्रोडक्ट लिया है जिसका रिएक्शन मैंने बी मोल ऑफ कैपिटल बी अदर रिएक्टेंट से, सॉरी रिएक्टेंट था, उससे रिएक्शन कराया। तो रिएक्शन कराने पर मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। अब ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हमको रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों में रिलेशन बताना होता है, जिसमें गुल्डबर्ग और जो वागे थे इन्होंने ये बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ कंसंट्रेशन ऑफ, आपका रिएक्टेंट क्या है, ए है, ठीक है, और कितने मोल का है, ए मोल का है, जो कि हम उसके पावर पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अदर रिएक्टेंट है वो आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो टर्म है ये कंसंट्रेशन को बताता है, ये जो आप बिग ब्रैकेट बनाते हो ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके पावर पे कितने मोल है, बी मोल है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, ठीक। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, के हो जाता है।
के। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है जिसको आप क्या बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, गुल्डबर्ग और वागे थे। ठीक, ये जो आप यूज करते हो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस टर्म को और क्या बोला जाता है पूछा जाएगा, जो बिग ब्रैकेट वाला टर्म है इसको एक्टिव मास के फॉर्म पे भी बोला जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर हम इसको मूलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बिग ब्रैकेट हम यूज करते हैं इसके लिए आप एक्टिव मास का जो टर्म है वो यूज कर सकते हो। एक्टिव मास क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है वो एक्टिव होंगे, क्योंकि उस टाइम पर पूरी तरीके से आपका प्रोडक्ट नहीं बना है। ठीक है, तो जो पार्टिकल रिएक्टेंट के फॉर्म में है वो एक्टिवली क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी रिएक्टेंट का मास है वो एक्टिवली क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर एक्टिव मास का टर्म यूज किया जाता है, या फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टर्म यूज किया जाएगा। और जो के आया एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको रेट कांस्टेंट के फॉर्म पे डिनोट किया जाता है। तो हमने ये देखा डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन में, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मींस किसी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मोर होगा तो डेफिनेटली एट अ कांस्टेंट फैक्टर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी मोर होगा। और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेस होता है एट अ कांस्टेंट फैक्टर, तो उस कंडीशन पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या बताई गई है, इफ द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। और अदर फैक्टर्स मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, या फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, लाइट है, रेडिएशन है, पीएच वैल्यू है, तो कोई भी फैक्टर इसमें ले सकते हो। ये सारी चीजें कांस्टेंट हो तभी ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है केमिकल रिएक्शन पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हमको टॉपिक बताया गया है वो टॉपिक है रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये जो टॉपिक है रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो देखिए अभी तक आपने जो भी डिस्कस किया इन केमिकल काइनेटिक्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें इतनी बात तो पता चल गई कि रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, और उन टाइप के रिएक्शंस में इंस्टेंटेनियस रेट एक निकलता है, एवरेज रेट एक निकलता है, और दोनों में ही हमको चेंजेस को अपीयर करना रहता है। और वो चेंजेस हमको कैसे मिलते हैं, उनके कंसंट्रेशन से मिलते हैं। अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, हम ये मान के चलते हैं, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, और ऑलवेज चाहे कंसंट्रेशन बढ़े या घटे, जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो नेगेटिव आएगा, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए, फिर कुछ फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और उन फैक्टर्स के बेसिस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिक्रीज या इंक्रीज होता है, उन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। ये हमने देखा। और फिर हमने ये देखा कि कुछ साइंटिस्ट आए जिसमें गुल्डबर्ग और वागे थे, जिन्होंने 1867 में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है दोनों में एक क्वालिटेटिव रिलेशन को बताया। और उस रिलेशन को बताते हुए उन्होंने एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोला गया। और लॉ ऑफ मास एक्शन हमको ये बोलता है कि एट अ कांस्टेंट कोई भी फैक्टर अगर सिस्टम पे अफेक्ट ना करे, तो उस टाइम पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन का जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ठीक, और इसमें हमको एक नया टर्म मिला प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर का या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो देखो
एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए, ऑब्जर्वेशन से ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन पूरी तरीके से वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कंफर्म नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे ए मोल का कंसंट्रेशन दिया हुआ है या बी मोल का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो क्या पूरी तरीके से ए मोल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या पूरी तरीके से बी मोल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये बात एक्सपेरिमेंटली क्लियर नहीं हो पाई। तो फिर एक नया टर्म निकाला गया, इस टर्म पे ये बोला गया कि जो हमारा रिएक्शन का रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है, उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि देखो जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये जो यहाँ पे आपने मोल लगाया, ए मोल और बी मोल लगाया, दिस इज अ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो किसी मोल को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 2 मिनट रुकिए। हाँ चलिए, तो केमिकल रिएक्शन से ये बात तो पता चल गई कि देखो जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, चाहे मैं ए मोल की बात करूं चाहे मैं बी मोल की बात करूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाता है, जिसको हम कंसंट्रेशन के टर्म पे क्या करते हैं, यूज करते हैं इसी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो पूरे तरीके से इस कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करता। वो क्या करता है, इस कंसंट्रेशन टर्म्स की जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स एक्स ऑफ ए, मतलब यहाँ पर देखो ए मोल का मुझे क्या दिया हुआ है, ए प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट दिया हुआ है, और बी मोल का क्या दिया हुआ है, बी रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो इस ए के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, ए है, और बी के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म है वो बी है, क्योंकि इसका स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो भी ए है और इसका भी कितना है, बी है। तो अब इसमें ये बोला गया कि अगर पूरी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करता, जैसा कि हम अभी तक लिखते आ रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर हम क्या लिखते थे, ए लिखते थे, कि रेट ऑफ रिएक्शन पूरी तरीके से क्या कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब रेट लॉ निकाला गया तो ये बात पता चली कि ये पूरी तरीके से इस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि वो ए मोल का जो है हमारा, ए जो रिएक्टेंट है उस पे वो कितने कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एक्स कंसंट्रेशन पे। मतलब मान लो कि पहले मैंने लिया था 1 मोल का ए रिएक्टेंट लिया, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ रहा है वो 1 मोल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि वो डिपेंड कर रहा है एक्स मोल पे। और सपोज मान लेती हूँ ये 1 - x मोल है,
ठीक है। और 1 माइनस एक्स मोल है मतलब 1 मोल से कम कंसंट्रेशन है, आधा हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। या फिर इस एक्स की जगह आप मान लो कि आपने 0.5 मोल जो कंसंट्रेशन है ए रिएक्टेंट का उस पे डिपेंड कर रहा है, पूरी तरीके से ए मोल मतलब पूरी तरीके से 1 मोल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे टर्म लिखा गया है कि वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड नहीं करता है, ए मोल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स टर्म का मेरा कोई कंसंट्रेशन है और ये एक्स टर्म आएगा किसके अंदर, इस ए मोल के अंदर ही आएगा, इस बात को समझिए। ठीक है, तो एक्स मोल ऑफ ए रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उस पे डिपेंड करेगा और जो बी रिएक्टेंट है उसके वाई मोल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, पूरी तरीके से बी पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन में नहीं होता, ऐसा इन्होंने बोला। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, लेकिन पूरी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, उसमें स्मॉल ए जो मोल है, ए मोल का कितना कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रहा है और बी मोल का कितना कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है कि ए मोल का एक्स मोल कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रहा है और बी मोल का वाई मोल कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। जब हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तब, और इस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आपका रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, रेट लॉ। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसमें ये चीज बताई गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो एक्स और वाई है, जो आप एक्स और वाई यहाँ पर एक्स मोल और वाई मोल ले रहे हो, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए और स्मॉल बी है, सेम एज इसके भी हो सकता है या फिर इससे क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब पूरे का पूरा इतना कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट कर भी सकता है या उससे कम या उससे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ज्यादा तो नहीं बोल सकते बिकॉज उसी कंसंट्रेशन के अंदर आना चाहिए, अगर बोला जाए तो उससे कम कंसंट्रेशन के जो भी हमारे रिएक्टेंट होंगे वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को आगे चल के कैसे बोला गया कि जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना होके उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। वो किस पे डिपेंड कर सकता है, जितना कंसंट्रेशन का उसमें चेंज हो रहा है, और उस कंसंट्रेशन के चेंज को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स और वाई से। इनिशियली मैंने ए मोल लिया था ए रिएक्टेंट को और बी मोल दिया था बी रिएक्टेंट को। ठीक है, तो इस ए रिएक्टेंट का जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो स्मॉल ए है और इस बी रिएक्टेंट का जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है, बी मोल है। लेकिन जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया तो इस ए मोल में से एक्स मोल जो मेरा रिएक्टेंट था उसने पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में, और इस बी मोल से जो वाई मोल था मेरे पास कंसंट्रेशन, उसने पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, समझिए इस बात को। मतलब मान लो ये 1 मोल का था और ये भी 1 मोल का था, और इसमें से पार्टिसिपेट किया है 0.5 मोल का एक्स और 0.5 मोल का आपका क्या हो जाएगा, वाई। मतलब इतने कंसंट्रेशन के दो रिएक्टेंट ने हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा आएगा, बाकी के जो 0.5 मोल कंसंट्रेशन थे हो सकता है उनके मास एक्टिव ना हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव मास का टर्म यूज किया गया है। तो जो रिएक्टेंट का आपने मोल लिया है सारे के सारे मोल्स एक्टिव होंगे, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया तो उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलिजन तो करेंगे, लेकिन सबके कोलिजन की रेट सेम है या नहीं है, सभी एक्टिवली कोलिजन कर रहे हैं या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है कोई एक्टिव ना हो पाया हो सकता है किसी डैमेज की वजह से उसके पास कोई एनर्जी ही ना बची हो, किसी पार्टिकल्स में एक्टिव जैसा कोई कैरेक्टर ही ना हो, वो रिएक्टिव ही ना बन पाया हो। तो इस टाइप की
कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि डैमेजेस की वजह से या किसी टाइप के चेंजेस की वजह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो, ऐसे कंडीशन आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्या करते हैं, एनर्जी के फॉर्म पे एमिट कर जाते हैं, तो जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना हमको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं मिल पाएगा। तो उसी चीज को बताने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि जितने मोल का मतलब जितना आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सेम हो सकता है का मतलब क्या है कि कभी कभी पूरे के पूरे मोल अगर एक्टिव हो गए, पूरे के पूरे पार्टिकल्स अगर एक्टिव हो गए तो वो रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और हो सकता है कभी ऐसा हो कि पूरे के पूरे पार्टिसिपेट ना करे, किसी में उतना एक्टिवनेस ना हो सभी पार्टिकल्स में। तो इस लिए ये बोला गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जितना स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया जाता है उससे सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और इस सेंटेंस के बेसिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल के हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और ए की पावर जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इसमें कौन से कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, जो कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने माना कि x मोल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और बी रिएक्टेंट का जो y मोल कंसंट्रेशन है वो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। उसी चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है, याद रखिएगा, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। लेकिन अभी हमने बेसिक लेवल पर ये नहीं जाना था कि सारे के सारे पार्टिकल एक्टिव नहीं होते। अभी हमने ये जाना कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक्टिव नहीं होते होंगे। इस वजह से कुछ पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स भी क्या कर जाए, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए। तो कंडीशन आपकी दोनों हो सकती है, ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है सारे पार्टिकल पार्टिसिपेट करे, तो उस टाइम पर आपका ए का जो कंसंट्रेशन है, जो आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। और जिसमें उतने पार्टिकल एक्टिव ना हो तो कितने पार्टिकल का एक्टिवनेस वहां पर शो किया गया है, उस कंसंट्रेशन पर आपका क्या शो करोगे, आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप शो करोगे, ठीक है। तो इसका जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको बोला जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका क्या है, रेट लॉ है। इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, ये भी नेगेटिव के फॉर्म पे ही होगा क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। और इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डी आपका स्मॉल आर से आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शो करोगे अपॉन डी टी शो करोगे। देखो इसके लिखने का तरीका, इसमें मैंने स्मॉल आर का रिप्रेजेंटेशन किया है और ये रिप्रेजेंटेशन आप कब करोगे, जब आपसे बात की जाएगी किसकी, रेट लॉ। ये रेट लॉ मुझे क्या बता रहा है कि पहले जो कंसंट्रेशन था वो आर था, ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में किसने पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ आर नंबर ऑफ पार्टिकल ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें स्मॉल आर लिया गया है, ठीक। तो ये चीज होती है जो रेट लॉ को बताती है। और इस रेट लॉ से हमको एक बात पता चलती है कि सारे के सारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन वो क्या नहीं होते, एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक। इसके आगे के जो कुछ एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स के बारे में हम अपने क्लासेस में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैम हाँ बोलिए। मैम स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब समझ नहीं आया अच्छे से। जो सामने ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे है ना, उसी को बोला जाता है। ये ए स्मॉल ए, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यस मैम, ठीक जो है। नंबर ऑफ मोल्स के सामने लिखा जाता है वही ना। हाँ यस मैम, थैंक यू मैम।